तो आज बात करते हैं चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में एंड फ्रिक्शन, हिंदी व गति का नियम और घर्षण के बारे में समझते हैं। तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई पुली पर बेस्ड होते हैं। पुली बेस्ड क्वेश्चन देखिए, आपका ये पुली दिया गया है, ठीक है, आपका पुली दिया गया अलग अलग तरीक़ा से पुली पर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये मास है यहाँ लटका हुआ, ये मास, इसका वजन इस तरीक़ा से जब हो m1 मास का है, ये m2 मास का है। तो इसकी फार्मूला की बात कर दीजिए भाई, तो H इक्वल टू m2g जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाता है। अगर इस तरीक़ा से एंगल दे देता है तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे हो जाता है, जो टाइम पीरियड निकलेगा ये देखिए आपका, ये t इक्वल टू m1 m2 इंटू जी साइन 90 प्लस साइन 90 अपॉन m1 प्लस m2 जब थीटा 90 डिग्री दे दिया तब, ठीक है। और नेक्स्ट की फार्मूला की हम बात कर देते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट फार्मूला t इक्वल टू m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है, एक कंडीशन के अनुसार लगता है, ठीक है। जैसे मास देगा उसके अनुसार हम लोग इस फार्मूला का सही फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें है, जब इस लेवल का डायग्राम दे दे, इस लेवल का डायग्राम दे दे, m1 यहाँ m2 यहाँ, ये जो पुली है इस लेवल का, तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है। ये a इक्वल टू m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, या फिर जब m1 देगा ही नहीं तो a इक्वल टू m2g अपॉन m1 प्लस m2 इसको फाइंड करेंगे। जब एंगल के रूप में दे तो t इक्वल टू m1 m2 इंटू जी साइन 90 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। फिर ये निकालते हैं टाइम, m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। तो इस लेवल का फार्मूला आप देख लीजिएगा। जब देखिए मास, ये देखिए पुली इस लेवल का जब होता है, कंडीशन देता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। a इक्वल टू m1 जी साइन थीटा माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है, ठीक है। आपको एंगल के रूप में दे दे तो जस्ट हमने बताया ये फार्मूला ले लीजिएगा, फिर कंडीशन के अनुसार ये फार्मूला इस तरीक़ा से देखिए। जब इसका कंडीशन इसमें क्या हो, एंगल के रूप में इसमें थीटा सिंगल था, इसमें अल्फ़ा बीटा दे दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। और ये देखते हैं भाई t इक्वल टू m1 m2 इंटू जी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा m1 प्लस m2 इस लेवल का हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये यहाँ तक ये आपका फार्मूला है, ताकि आप भली भांति क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं भाई न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है बॉस, वो क्या करता है, परिभाषा देता है जड़त्व का, मास का, सिंपल। अब देखिए संवेग पढ़े होंगे, मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोलते हैं। p इक्वल टू मोमेंटम मतलब m भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए ये हो क्या क्या सकता है, देखिए ये जो है संवेग जो है ये धनात्मक से हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में, इसमें क्या क्या आपको कुछ मिलेंगे देखने को, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए ये जो होता है फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। अभी हम जस्ट पढ़े कि मोमेंटम जो होता है उसका वैल्यू m और v होता है, m भी। तो जब ये चेंजिंग में था तो इसको भी चेंजिंग में रखेंगे, m और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आप एक फार्मूला पहले कभी पढ़े होंगे तो याद होगा मेरे भाई, क्या याद होगा कि ये जो होता है एस्केलेशन का फार्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, ठीक है। तो डेल्टा v अपॉन t की जगह पे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो f इक्वल टू m, पापा बराबर फादर बराबर माँ, सुना है फार्मूला, फोर्स का ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एक फार्मूला मतलब की पॉइंट याद रखना आपको, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू the पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर एक कोई मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका कोई बल्क है, उसमें ये मास है, उसको
ये जो होता है स्प्रिंग्स है, और मोमेंटम से मतलब पुलिंग किया जाता है। अगर उसमें मास है और ये एक्सक्लेशन इसमें लग रहे हैं, तो इस कंडीशन का जो फार्मूला होता है एक्सक्लेशन A = P/M+N एक फार्मूला बनता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। आप लिफ्ट में चढ़े होंगे तो उसमें कैसे कैसे क्या होता है, जैसे कभी भारी महसूस होता है, कभी हल्का महसूस होता है, इस लेवल का कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिफ्ट है, देखिए जब वास्तविक प्रति मतलब भार होता है तो आभासी के बराबर होता है। इसमें दो कंडीशन होता है, एक स्थिर वाला होता है, एक क्या होता है एक समान वेग से गति करता हुआ, स्थिर रहेगा एक समान वेग से गति करता हुआ। ठीक है, देखिए एक समान से जब गति कर रहा था इसमें एक्सेलरेशन जो होता है मतलब त्वरण इसमें जीरो होता है, तब ऐसा होता है, याद रखिएगा। और स्थिर वाला में वास्तविक भार होता है mg होता है। ठीक है, इसमें भी वास्तविक भार mg होता है। ठीक है, लिफ्ट जब अगर त्वरित हो जाता है तो उसका क्या क्या कंडीशन होता है वो देखते हैं। लिफ्ट त्वरित हो जाता है तो आभासी भार जो इसका परिवर्तित हो जाता है। जैसे में देखिए भार में अगर वृद्धि हुआ तो लिफ्ट क्या है ऊपर की ओर, मतलब क्या रहेगा इसका एस्केलेशन रहेगा, लिफ्ट गति करेगा ऊपर की ओर। अगर गति कर रहा है तो भार में वृद्धि हो जाएगा। सिंपल, कोई मान लीजिए बंदा है, ठीक है, और ये लिफ्ट में क्या ऊपर की ओर गति कर रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसके भार में क्या वृद्धि जैसा महसूस होगा। ठीक है, ये वृद्धि जैसा महसूस होगा। यही कोई बंदा जो है अगर लिफ्ट से नीचे की ओर आ रहा है तो उसका भार में क्या होगा कमी जैसा महसूस होगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए ये जब कोई बंदा ऊपर जा रहा है लिफ्ट से तो उसका फार्मूला जो होता है ये जो R = mg+ma होता है। लेकिन इसका जो है जब कोई बंदा नीचे आता है तो R = mg-ma होता है। और अगर इसको आप कॉमन निकाल लेते हैं तो R = m कॉमन कर लेते हैं तो g+a हो जाता है जब ऊपर जाता है तब। जब यही लिफ्ट नीचे आता है तो उसमें क्या लगेगा m कॉमन कर लेंगे g-a, आपका ये फार्मूला बनता है। ठीक है, आप इसको यूज करके आप बना सकते हैं क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं भाई आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स होता है। इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू ये जो डेल्टा टी आपको दिख रहा है ये होता है। तो सिंपल आवेग = फोर्स इनटू टाइम में चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात कर दी जाए तो डिफिनीशन यही कहता है कि मतलब अल्पतम क्या एकदम कम समय के लिए, अल्प समय के लिए जब फोर्स लगाते हैं हम किसी में तो इसको आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं आवेग। जैसे मान लीजिए कोई बंदे कैच अगर ले रहे हैं, क्रिकेट मान लीजिए खेलते हैं, तो उसमें जो है बॉल को कैच करते हैं उसमें क्या होता है इम्पल्स ही लगता है। थोड़े समय के लिए बॉल जब हाथ में आता है तो चोट लगता है। तो किसका यहाँ देन है, ये आवेग का ही देन होता है। ठीक है, समझ गए। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं और हम बात करते हैं इसका क्या, मान लेते हैं 7 यूनिट। भाई सबसे पहले आप पूछते हैं ये 7 यूनिट क्या होता है इसका, तो फोर्स का तो न्यूटन होता है, अभी जो सेकेंड हो जाएगा, टाइम है तो इसका सेकेंड हो जाएगा। अगर इसी तरीक़ा से अब इसके डायमेंशन फार्मूला की बात कर दी जाए तो भाई डायमेंशन फार्मूला फोर्स का आप जानते होंगे mL/t-2। ठीक है, और इसका टाइम का टी हो जाएगा टी, तो टोटल मिलाकर mL/t-1 हो जाएगा। जब इसमें से एक आएगा तो +1 आएगा। समझ गए होंगे, तो आप समझते ही हैं भाई। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड में गति घर्षण मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, और चरम घर्षण मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बारे में पूरा देखते हैं डिटेल्स, क्या क्या कैसे होता है, क्या हो रहा है ना। देखिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई ये आपका आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब आपका स्थैतिक घर्षण होता है। ये होता क्या इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करूँ स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो इसमें सेल्फ एडजेसेंट फ्रिक्शन होता है, मतलब खुद पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये एरिया के कांटेक्ट में एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस में लगता है। ठीक है,
इसका क्या होता है कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस में लगता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस में लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका फार्मूला की बात कर दी जाए, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये आपका फार्मूला हो जाता है। एक और होता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी हो जाता है, एम जी। देखिए ये जो आ रहे हैं भाई, पहले भी हम भूल गए थे, आर जो है एक तरीका से फोर्स है। आर क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स। जैसे आर इक्वल टू एम जी हो रहा है, इसी तरीक़ा से आप पढ़े होंगे एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए। जब कभी ये जो है, मान लीजिए जब कभी मतलब वो बोलते हैं जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जब कभी ये वर्टिकली बात किया जाता है तो इसको जी लिया जाता है, और जब हॉरिजॉन्टली बात किया जाता है तो ए लिया जाता है। इस तरीके से इसका ये फार्मूला होगा। और जब ये वर्टिकली बात करते हैं तो फोर्स माने आर, ये फार्मूला हो जाता है, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है, एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का बराबर होगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एफ एल इक्वल टू म्यू एल एन टू आर। ये म्यू होता है घर्षण, एक गुणांक होता है, ये फोर्स होता है आपका, और ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये फार्मूला है, आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप एग्जाम में ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन बनते हैं, जो देखिए इसमें जीरो लेस देन व्हाट, क्या म्यू लेस देन 1 होता है। डिपेंड करता है नेचर के सरफेस पे, किस तरीका का सरफेस है। ठीक है, उस पर चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जब फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ऊपर से मान सपोज कोई वैन है आ रहा है, जब फ्रिक्शन होता है तो इस लेवल का यहाँ एंगल थीटा बनता है, इसमें एम जी कॉस थीटा हो गया, यहाँ ये फोर्स है। तो इस लेवल का जब भी फ्रिक्शन होता है, इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते हैं, इसके लिए फार्मूला इसको यूज करते हैं, एफ वन इक्वल टू म्यू वन एम जी कॉस थीटा होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब वही गति घर्षण। इसका जो फार्मूला होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। एफ के इक्वल टू म्यू के, आर के जगह आप एम जी रख सकते हो, आप इससे सोल्यूशन कर सकते हो न्यूमेरिकल का। समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेन है ये, इसमें घर्षण कोण कब लगता है? जब इधर से फोर्स लग रहा है और इस पे एंगल जो है बन रहा है लेमडा घर्षण गुना इस पे एफ नेट फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो इसका फार्मूला होता है टेन लेमडा इक्वल टू एफ अपॉन आर इक्वल टू म्यू, जो एफ अपॉन आर होता है म्यू के बराबर होता है। सिंपल, आप याद कर सकते हैं ना। चलिए को विराम कोण होता है भाई, विराम कोण को अल्फा से हम लोग दर्शाते हैं। देखिए जब कोई मान लीजिए एम ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे जब एम ब्लॉक आता है यहाँ अल्फा कोण बनाता है, तो इसके लिए कंडीशन ये आपका सारा चीज़ दिख रहा होगा, विराम कोण से हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि सबसे बड़ा कौन होता है। मान लीजिए गति घर्षण हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ रहे हैं ना, और काइनेटिक उसी गति को बोलेंगे। तीन तो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा इसमें बड़ा कौन होता है सीक्वेंस में, सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। देखिए सबसे ज़्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम होगा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों कम होता है? क्योंकि मान लीजिए काइनेटिक गति में होता है एकदम, तो गति में तो घर्षण बहुत कम लेंगे, गति में चल रहा है तो चल रहा है। स्टैटिक में थोड़ा रुक रहा है, और लिमिटिंग में एकदम चिपचिपा जैसा चलेगा कोई पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो म्यू है इसका अपोजिट हो जाता है, म्यू देखिए म्यू मतलब घर्षण का गुणांक जो है सबसे ज़्यादा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन में होता है, लिमिटिंग में होता है, उससे कम होता है स्टैटिक में, उससे कम होता है
व्हाट किस में, काइनेटिक में सबसे कम जो होता है ये जो आपका, तो ये म्यू आर मतलब नॉर्मल फोर्स हो गया, दो सरफेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो सबसे कम होता है ये नॉर्मल फोर्स हो गया, उससे ज़्यादा होता है ये काइनेटिक, समझ रहे हैं ना। इसके बाद स्टैटिक और लिमिटिंग, इस तरीक़ा से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ मेरे भाई चैप्टर 4 में सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। देखिए एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई रेडियन, सबको जानता है। चलिए आगे इसका फार्मूला हम लोग भी इक्वल टू म्यू आर साइन थीटा होता है। और जब इसको वी मैक्सिमम निकालना है, वी मैक्सिमम, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वी मैक्सिमम निकलेगा। तो जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 रख लेंगे मेरे भाई, तो वी मैक्सिमम डब्ल्यू आर के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डब्ल्यू इक्वल टू एक फार्मूला होता है जो कि डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट 2 पाई एन, कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, टी, ठीक है। तो ये जो होता है देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t हो गया। अब ये हर कोई जानता है कि जो फ्रेक्वेंसी होता है एन यानी फ्रेक्वेंसी इक्वल टू ये दोनों का फार्मूला होता है 1/t, मतलब टाइम के इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसके जगह तो रख ही सकते हैं भाई डब्ल्यू इक्वल 2 पाई और 2 पाई हो गया ऐसे, और इसकी जगह एन, तो डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर और वेक्टर अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है ए इक्वल टू अल्फ़ा आर साइन थीटा। जब इसको ए मैक्सिमम निकालना होता है तो अल्फ़ा आर हो जाता है, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पे 90 हो जाता है, और साइन 90 का वैल्यू हर कोई जानता है कि 1 होता है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है और आर क्या होता है। एस्केलेशन इक्वल टू एंगुलर एस्केलेशन इनटू जो रेडियस है वो आ जाता है, इसका फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्ताकार मार्ग पर जब गतिमान कण होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, बात करते हैं। इसमें देखिए चाल, गतिज ऊर्जा में कोणीय संवेग स्थिर होता है। कौन कौन चाल होता है, गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग स्थिर रहता है। कब, जब वृत्तमार्ग, मान लीजिए वृत्ताकार ये पथ है, जब इसमें कोई कण पार्टिकल गति करता है तो इसमें याद रखिएगा जो स्पीड होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और कोणीय संवेग, समझ में आ रहा ना। जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं एक समान या क्षैतिज वृत्तीय गति में। जब एक समान गति हो, एक समान एकदम गति हो, तो उसमें वर्क डन जो होता है एकदम 0 हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इसको बोलेंगे। एज सेंट्रीपिटल, इसका जो फार्मूला होता है v²/r होता है। यहाँ वेलोसिटी है, ये रेडियस हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए फार्मूला आप पढ़े होंगे कि v क्या होता है, ω/r होता है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में r हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ω²r² अपॉन r, r से r भीतर, तो क्या बचेगा ω² इंटू r, जो कि ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, समझ गए। तो ये फार्मूला होता है एस्केलेशन इक्वल टू v²/r या ω²r, सिंपल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन थीटा इक्वल टू v²/rg, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए कैसे हो रहा है, ये ω²r अपॉन g हो जाएगा, और ये ω²r की जगह आप f रख सकते हो अपॉन mg, ये इसका फार्मूला होता है। या फिर आप इसको कह सकते हो टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन mrg या फिर म्यू। ये सारा चीज़ ये फार्मूला है जो आप याद करके इसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू। चलिए आगे बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, कुत्ता बिल्ला जानता है इसको। F mv²/r होता है। अगर इसको आपको ट्रांसफॉर्म करके लिखना है तो देखिए m है यहाँ पे, v का ω²r² हो जाएगा, अपॉन में r होगा, तो r से r भीतर गया, क्या बचेगा m, और ω² और r बचेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो एक फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू नॉर्मल फोर्स अपॉन 2 कर दीजिएगा, आपका ये निकल जाएगा। देखिए, एक और चीज़ हम बता रहे हैं, घर्षण की उपस्थिति में जब अभिकेंद्र बल होता है, जब घर्षण लग रहा है उसके उपस्थिति में कैसे होगा अभिकेंद्र बल, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, जो होता है बी सेफ जो होता है लेस देन इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी होता है, या फिर आप इसको निकालोगे भी स्क्वायर इधर करोगे तो म्यू आर जी ये फार्मूला हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताएं, ये टेन थीटा इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इसको भी स्क्वायर आर अपॉन जी हो जाएगा, फिर इक्वल टू एच बाई बी। इस तरीके से फार्मूला होता है। अब इसको देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब हम बात करते हैं असमान वृत्तीय गति में। जब क्या होता है असमान वृत्तीय गति होता है, रुक रुक कर होता है, मतलब डेफिनेट नहीं है किस तरीक़ा से गति हो रहा है, उसके लिए जब ऊर्ध्वाधर में हो रहा है तब। ठीक है, जब देखिए थीटा इक्वल टू जब जीरो होता है तो टाइम जो होता है जीरो हो जाता है। इस तरीक़ा से इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, किससे, अंडर रूट आर जी से। जब ये थीटा अगर 90 डिग्री पर हो जाए तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, ये आपका MCQ क्वेश्चन में पूछ देता है भाई। भी इक्वल टू निकालने के बाद अंडर रूट 3 RG आता है, और टाइम पीरियड जो है 5 mg आता है, आप याद रखिएगा। जब रस्सी में तनाव हो जाता है तो क्षैतिज वृत्त में क्या होता है, देखिए जो टाइम पीरियड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, तो mv स्क्वायर अपॉन आर तो हर कोई जानता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं जब ऊर्ध्वाधर में हो, जब मान ली वृत्तीय गति हो रहा है ऊर्ध्वाधर में, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है आप देख लीजिए। ये mg जो एंगल mg cos थीटा इधर निकला हुआ है, ये है mg साइन थीटा इस लेवल का। तो ऊर्ध्वाधर में आप फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए कि t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जब 0 डिग्री पर होगा ये 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपल आ जाएगा। t मैक्सिमम जब निकालेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब थीटा जब 180 डिग्री पर हो, मिनिमम निकालना हो। अरे cos 180 का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है, -1 होता है। जब मैक्सिमम निकालना होता है तो cos 0 डिग्री रखेंगे, जो कि सबसे उच्चतम मान होता है, मतलब 1 होता है, इसलिए हम लोग ऐसे रखते हैं। तो थीटा की जगह 180 रखेंगे क्योंकि cos में है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो टी मिनिमम जब निकालना होता है तो mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg हो जाता है। इस तरीके से आप भली भांति समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण तथा कोणीय संवेग। सभी क्या है जी, भौतिक राशि हैं। ठीक है, ये अदिश सदिश, देखिए ये अक्षीय सदिश है, सॉरी अक्षीय सदिश होता है ये सब, तथा सभी दिशा में घूर्णन अक्ष के लंबवत होता है ना, और अक्ष की ओर घूर्णन पर होता है। ये जितने ही अक्ष की ओर ही घूर्णन करते हैं। देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, या क्षैतिज गति में, क्षैतिज वृत्तीय गति में, क्षैतिज मतलब तो आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ये तो पता है आप लोग कि दो ठो होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब लेट करके ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलेंगे क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब ऐसे, कोई दिक्कत। तो एक समान वृत्तीय गति या क्षैतिज वृत्तीय गति में केवल त्रिज्या त्वरण कार्य करता है, त्रिज्या करेगा, त्वरण करेगा, ये सब कार्य करता है। जिसकी त्रिज्या केंद्र की ओर होता है, जिसका त्रिज्या केंद्र की ओर होगा, जो कि कोणीय वेग की दिशा में लंबवत होगा। ठीक है, और कोणीय वेग की दिशा स्पर्श रेखा की ओर होता है, कोणीय दिशा का स्पर्श रेखा होता है। बस सिंपल यही है। देखिए जब मौत के कुआं में आप देखे होंगे, कुछ इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब अधिकतम चाल निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका भी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू होता है, आप याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं असमान वृत्तीय गति या ऊर्ध्ववृत्तीय गति में दो तरह का त्वरण, त्रिज त्वरण एवं स्पर्शी त्वरण कार्य करते हैं। ए नेट जब निकालना होता है तो अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर निकाला जाता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है ना, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 5 आ गए भाई। अब सबसे पहले मैं बात करूँ कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं।
इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए कार्य एक क्या है भाई, अदिश राशि है। इसका जो है मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। इसका फार्मूला मतलब बात कर दी जाए कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो थोड़ा हम आप लोग को निकाल के दिखाना चाहेंगे आखिर होता कैसे है। देखिए हर कोई जानता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट, क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए फोर्स का होता है एम ए होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रहेगा। चलिए एम को हर कोई जानता है ए होता है और इसका वी बाई टी होता है। एक्सलेशन मतलब त्वरण इक्वल टू वेग बटा टाइम होता है। अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही रहेगा, तो इसका हम निकालते हैं। एम का तो भाई एम ही हो जाएगा, हर कोई जानता है एम का एम हो गया, और इसका एल होगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एल का ये हो गया। अगर आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा तो एक स्टेप और हम बताना चाहेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब इसकी हम जगह रखेंगे भाई उसको बता ही देते हैं, सिंपल फंडा हो जाएगा। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टाइम टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा ना जी नीचे आएगा तो, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आ जाइए, तो ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसका मास हो जाएगा। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मापते हैं और टाइम का टी स्क्वायर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का एक और लेंथ, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। एल स्क्वायर हो जाएगा और टी ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, वर्क डन का, वर्क का फार्मूला हो गया। तब भली भांति आप देख रहे होंगे कि एम एल टू टी माइनस टू आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि फार्मूला होता है वर्क का। एक बार अच्छे से देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलते हैं आगे। ये आपको दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अब 3 कंडीशन बनता है वर्क डन में, बहुत लाजवाब चीज़ है भाई, अच्छे से देखिएगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन निगेटिव कब होता है, वर्क डन जीरो कब होता है। देखिए जब न्यून कोण थीटा जब न्यून कोण में होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब थीटा यही अधिक कोण में हो जाता है तो ये क्या होता है, बट निगेटिव चला जाता है। चलिए वर्क डन जब जीरो होता है तो ये जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। अब कैसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ कैसे हो रहा है भाई। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, हर कोई जानता है। तो जब यहाँ पे आप 90 डिग्री रखिएगा भाई तो 90 का वैल्यू क्या होता है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। जब न्यून कोण हो 90 डिग्री से मान लीजिए कम रखते हैं तो एफ एस और कॉस क्या है 90 डिग्री से कम हो, मान लीजिए कितना है मतलब 90 मानते हैं, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है भाई, ये तो हर कोई जानता है। जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, समझ में आ गया। इस तरीक़ा से अगर इसमें माइनस कैसे आता है, 90 से आप अधिक रखिएगा तो आपका ये माइनस आ जाएगा, और 90 के बराबर रखेंगे तो 90 का ऑटोमेटिक वैल्यू जान ही रहे हैं कि जीरो होता है। एक्चुअली ये नहीं रखे थे हम, 90 इसमें रखिएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल फंडा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 प्रोडक्ट 10⁻19 जूल होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने के बराबर होता है, 3.6 प्रोडक्ट 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना है, याद करना भाई, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। वर्क डन जो होता है, मान लीजिए कभी लिमिटिंग देता है, लोअर लिमिटिंग और हायर लिमिटिंग, अपर लिमिट, तो उसकी बात करते हैं। W इक्वल टू लोअर लिमिट x1 टू अपर लिमिट x2,
एफ नॉट डी एक्स, ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इस लेवल का देगा वर्क डन का फार्मूला। तो देखिए संरक्षी बल की हम बात करते हैं भाई। संरक्षी बल होता क्या है, देखिए गुरुत्वीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, कमानी बल हो गया, तनाव, ये सब क्या है, वही है संरक्षी बल। शॉर्टकट में याद ना रखना भाई एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे डिफेंस का एग्ज़ाम देना है, तो जिसको जिसको एग्ज़ाम देना है सिंपल याद करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिनीसन रटेंगे पूरा, ठीक है। चलिए बात करते हैं संरक्षी बल बिंदु फलन होता है। चलिए कार्य ऊर्जा का प्रमेय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, एक फार्मूला होता है, ये वर्क डन जो होता है ये काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस। वर्क डन पहले सोचिए, वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस के बराबर होता है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो हर कोई जानता है कि ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है mv² अपॉन 2 होता है, माइनस इनिशियल है तो यू हो जाएगा, यू इनिशियल होता है, mu² अपॉन 2 होता है। आप इसको याद रखिएगा भाई, बहुत ही हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए आगे बात करते हैं। ऊर्जा एक एवं कार्य आपस में बराबर राशि होती हैं। ऊर्जा एवं कार्य आपस में बराबर राशि होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये पॉजिटिव होता है। चलिए एक फार्मूला और होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कुछ संबंधे होते हैं, उसको बात कर लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p², मतलब मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m होता है। जब इसको पलटिएगा, p को इधर भेज दीजिएगा और 2m को इधर भेज दीजिएगा, तब आपका ये फार्मूला मिल जाएगा, p = √2m/ke। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा भाई देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होता है। स्प्रिंग के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होता है -1/2 kx² होता है ना, याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देंगे। स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा जो है, नाश्ता लड्डू हो गया, दौड़ता बालक हो गया, चलती बस हो गया, धनुष से निकली तीर हो गया, बंदूक से निकली गोली, यही सब गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है भाई, पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा। धनुष मान लो कोई बंदा है, मान लेते हैं धनुष है, इसमें तान के रखा है एरो, तो एकदम स्थिति में है, स्थित है, तो इसलिए इसमें भी स्थितिज ऊर्जा। जो रस्सी तनी होती है सब स्थितिज ऊर्जा होता है। विद्युत क्षेत्र में रखे गए अदिश की ऊर्जा सब स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में ही आता है। आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, एक और चीज़ बोलते हैं भाई, संचित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा का ही रूप है, जबकि गतिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा नहीं हो सकता है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। गतिमान वायुयान में बैठे व्यक्ति की गिरते हुई गेंद की ऊर्जा पहाड़ से यह क्या होता है, गिरकर पानी की ऊर्जा, ये सब जितना है अनंत तल पर गतिमान ऊर्जा और वस्तु की ऊर्जा जितना भी है सब यांत्रिक ऊर्जा में आता है। गतिमान वायुयान, बैठे व्यक्ति जितने होते हैं, गेंद की ऊर्जा हो गया, पहाड़ से कोई चीज़ गिरता है, या पानी की ऊर्जा जो होगी, या अनंत तल पर गतिमान वस्तु की ऊर्जा, सारा चीज़ ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। शक्ति क्या भाई, शक्ति मतलब पावर एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शक्ति मतलब पावर p = वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन को आप लिख सकते हैं, जस्ट बताए थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम है तो टाइम, और ये पूरा fs cos थीटा आप जान ही रहे हैं। अब देखिए s/v मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो f भी cos थीटा हो जाता है, ये फार्मूला होता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति जो होता है भाई। चलिए हम देखते हैं पावर = W/T, कोई दिक्कत नहीं। हमने जस्ट इसका डायमेंशन फार्मूला निकाला था, mL² T-2 आया था। इस तरीक़ा से टाइम का T हो जाएगा, m हो गया, L2 हो गया, T -2 है, जब ऊपर जाएगा तो -1, जब नीचे +1 में तो ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, mL² और T -3,
ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, ml/T-3 आपका विमीय सूत्र हो जाता है शक्ति का। सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यवहारिक मात्रक हॉर्स होता है ना, हॉर्स पावर होता है। देखिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू जो होता है वो 746 या 742 वाट के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है। चलिए, यदि किसी पिंड पर आरोपित शक्ति का मान स्थिर हो, नियत हो, स्थिर कहने का मतलब रेस्ट में हो, कौन। तो आज भाई बात करेंगे चैप्टर 6 टक्कर। चैप्टर टक्कर में टक्कर मतलब होता है कोलिजन। सिंपल फंडा हर कोई जानता है, जो पढ़े हैं। ठीक है, देखते हैं भाई इसके बारे में पूरा डिटेल। देखिए इसमें होता क्या है, बराबर द्रव्यमान के पिंड के टक्कर के बाद भी वेग का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब बराबर जब द्रव्यमान होगा तो पिंड के टक्कर के बाद वेग का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब ये वेग उसके साथ चला जाएगा दूसरे वाले के साथ, और दूसरे वाले के साथ जो भी वेग होगा पहले वाले के साथ आ जाएगा। अब देखिए टक्कर के समय अल्प होता है, संवेग संरक्षित होता है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ई से इसको डिनोटेट करते हैं कोलिजन का, इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 होता है। अब देखिए इसका हम सारा डिटेल्स बताते हैं जब टक्कर के बाद पहले, मतलब सारा कंडीशन जो बनता है उसके बारे में बताएंगे भाई। देखिए पूर्णतः प्रकाश टक्कर में होता क्या है, देखिए जो ई इक्वल टू इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है 1 होता है। और संवेग गतिज ऊर्जा इसमें क्या होता है, संरक्षित रहता है। समझ में आ गया। देखिए इसमें फार्मूला बनता है कि V1 जब भी वेलोसिटी फाइंड करना हो तो पहला वेलोसिटी तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस 2m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ जब V2 आपको फाइंड करना हो तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2 करते हैं प्लस 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2 करते हैं। इस तरीक़ा से करते हैं। जब पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर होगा, ये मतलब समझ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, देखिए पूर्णतः प्रत्याश टक्कर, इसका कहने का मतलब क्या होगा इसको हम समझते हैं ना। देखिए जब कोई मान लीजिए गेंद फेंका जाता है, जिसे ऊपर से कोई भी बंदा है ये गेंद फेंकता है, तो गेंद फेंकता है तो यहीं पे रह जाएगा, ये फ्लोर के ऊपर ही रह जाएगा। तो ये क्या होता है, पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। कोई भी चीज़ जो फेंकने के बाद यहीं रह जाता हो उसी को बोलेंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल है। देखिए संवेग इसमें संरक्षित होता है और काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित हो जाता है। कैसे भाई, अगर मान लीजिए इसमें रहेगा भाई, यहीं रह गया कोई भी वस्तु, तो काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होगा ही, और क्या होगा, संवेग संरक्षित होगा ही। देखिए ऊर्जा की इसमें क्या होता है भाई, हानि हो जाता है। और टक्कर के बाद क्या हो जाता है, टक्कर के बाद वस्तु साथ गति करते हैं। तो इसका फार्मूला ये बनता है V इक्वल टू m1 U1 प्लस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 बन जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण बल का एक आकर्षण बल है जो क्या करता है, पिंडों के बीच में देखा जाता है ना, बड़े पिंडों के बीच देखा जाता है। ये बड़े लिखा हुआ है, यह क्या है भाई, सबसे कमज़ोर बल होता है, इसलिए इसको संरक्षित बल भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है देखिएगा, ये फार्मूला हो जाता है F इक्वल टू G/m अपॉन r²। ये प्रतिपादक सर आइजैक न्यूटन जी दिए थे ना। चलिए दोनों मास हो जाता है, पृथ्वी का त्रिज्या हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, चलते हैं आगे। चलिए बात करते हैं जी, एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका खोज जो किए थे भाई हेनरी कैवेंडिश किए थे। वैल्यू की बात करी जाए 6.6 प्रोडक्ट 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। अब इसको निकाल सकते हो SI यूनिट। नहीं निकालने आएगा तो क्यों नहीं आएगा भाई, हम बताते हैं अभी आपको। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जी की बात करते हैं तो एफ हो जाएगा आई, ये हाँ आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एम ई एम हो जाएगा, इसका भाई न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 है ना मास तक केजी स्क्वायर हो जाएगा। यही तो था ब्रो, समझ में आ गया। अब इससे डायमेंशन फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला। देखिए न्यूटन का अगर चाहेंगे तो हम निकाल भी सकते हैं, कमेंट कर दीजिए अगर चाहिए तो, नहीं तो चलेगा, निकाल सकते हैं आप खुद। चलिए आगे देखते हैं भाई गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान देखिए जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, ठीक है, फार्मूला है सब सारा। और देखिए जी इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, ये भी फार्मूला होता है। जी इसमें क्या हो जाता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है। ये सब फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम देगा। देखिए सदिश राशि दिशा नीचे की ओर होगा तो उसको सदिश राशि इसमें किया जाता है इंडिकेट। देखिए इसका बीमा जो होता है जी का जो वैल्यू होता है, जी का जो वैल्यू होता है देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन बीमा L/-2 होता है। चलिए हम बात करते हैं भाई गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई या गहराई में जाने पर क्या क्या होता है। देखिए जब आप ऊपर जाओगे तो सिंपल जी अप इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर हो जाता है। जब यही आप नीचे जाओगे तो जी डाउन इक्वल टू जी इंटू 1 - h/r हो जाता है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 1/n गुना होता है किकर। देख लिए हाइट का एक फार्मूला होता है n-1 और n/r, इसको आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। चलिए पृथ्वी सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर क्या होता है भाई, दोनों स्थिति में जी का मान में कमी आ जाता है, ठीक है। अगर गहराई की अपेक्षा ऊंचाई में जाने पर जी का मान अत्यधिक बढ़ता है। मान लीजिए कोई गहराई की अपेक्षा ऊंचाई में जा रहा है, गहराई नहीं जा करके ऊंचाई में जा रहा था, जी का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। नहीं तो लोअर जाइएगा हल्का ऊपर हल्का नीचे, क्या होगा, जी का मान में कमी। चलिए भाई आगे देखते हैं ग्रहों पर उछाल दूरी एस जंप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए प्लानेट होता है ना। मान लीजिए 4 मून इन कंपेरिजन ऑफ अर्थ, ये रिलेशन देखिए इन लोग में क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई जंप करता है, एस जंप कोई है तो 1/1/6 होता है, तो एस जंप इक्वल टू 6 टाइम्स होता है। कहने का मतलब सिंपल फंडा ये है कि अगर मान लेते हैं भाई आप अगर अर्थ पर हो 60 kg का, तो जब आप क्या मून पे करोगे तो 60/1/6 हो जाता है, मतलब 10 kg का कहलाओगे वहाँ पे। यही फंडा चलता है इसमें। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई एम द्रव्यमान के पिंड को nr ऊंचाई पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान ये हो जाता है 1/n+1 mgr होता है ना। चलिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। चलिए आगे बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए पृथ्वी जब ऐसे ऐसे घूम रही है भाई तो जी में क्या परिवर्तन होगा घूर्णन गति में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए वृद्धि होता है, कमी होता है, स्थिर होता है, कैसे कैसे हो रहा है। देखिए जब पोल में होता है तो जी में वृद्धि होता है, ठीक है, कमी, ठीक है। जब पोल में होता है तो जी के मान में क्या होता है, जी जब अर्थ पोल में कमी हो जाता है। और यही जब जी देखिए कमी होता है जी में कब, जब पोल पे हो तब, और फिर अर्थ पर हो तो वृद्धि हो जाता है। इस तरीक़ा से स्थिर जी के पोल पर जी होता है और अर्थ पर जी का वैल्यू जी होता है।
जब स्थिर होता है। तो यही कंडीशन था कुछ कुछ। देखिए जी का मान ध्रुव पर अत्यधिक एवं विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है ना। चलिए जी का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी डैश इक्वल टू, ये फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा कोस स्क्वायर लेमडा, ये रिलेशन बनता है। ये निकालना पड़ता है लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है भाई, फार्मूला याद रखिए, में परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय तीव्रता में एक संबंध होता है, ये आपको दिख रहा होगा। आई जी इक्वल टू ग्रेविटी इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स अपॉन मास होता है। ये फार्मूला है आपका, आप इसको याद रखिएगा भाई। चलिए हम बात करते हैं आगे। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता जो है, गुरुत्वीय तीव्रता का मान उस बिंदु के गुरुत्वीय त्वरण के मान के बराबर होता है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय तीव्रता का मान शून्य होता है। जो खोखला गोला होता है उसमें गुरुत्वीय तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य। और गोले के कारण देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। आई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। और आई जी जब बाहरी होता है तो जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एक गोले से निकलता है ये फार्मूला। देखिए आई जी सरफेस होगा, सरफेस पर होगा तब, ये आउटसाइड होगा तब। देखिए गुरुत्वीय विभव भी जी इक्वल टू माइनस ओमेगा जी अपॉन एम एक फार्मूला होता है। देखिए ये जो होता है गुरुत्वीय विभव किसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। चलिए भी जी का एक और फार्मूला माइनस जी एम अपॉन ए होता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के दे दे तो ये होगा फार्मूला। ठीक है, देखिए जब सॉलिड स्फीयर के लिए, ठोस गोला के लिए जब आपको वेलोसिटी सेंटर पे फाइंड करना हो तो 3/2 इंटू वेलोसिटी जो सरफेस का होता है वो होता है बी सेंटर पर। अभी सरफेस कब बराबर होता है, हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है, हॉलो स्फीयर के लिए भी सेंटर और भी सरफेस पर दोनों पर बराबर होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर जो बेस्ट होता है मास कंजर्वेशन पर होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर होता है। चलिए लीनियर जो मोमेंटम होता है कांस्टेंट होता है, कब होता है, जब ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स जब मूव करते हैं सूर्य के चारों ओर, जब प्लैनेट्स जब मूव करते हैं तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। चलिए एक एफ जी अपॉन एफ ही ग्रेविटी जो फोर्स है अपॉन ये अर्थ का जो फोर्स है उसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻48 होता है, वो 43 होता है। चलिए हम बात करते हैं कक्षीय वेग। कक्षीय वेग को वी नोट से इंडिकेट करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है √GM/r, एक फार्मूला है। वी नोट इक्वल टू √GM/r। जी ग्रेविटी जान रहे हैं, मास हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए v इक्वल टू √GR, ये जो आपका अर्थ वाला होता है ना वही समझिए, यानी एस्केप वेलोसिटी √GR। जो इसका रिलेशन होगा, ये जो वी नोट होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √R होता है, और इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए प्लान वेग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो प्लान वेग होता है उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होता है। ये कुछ कंडीशन है। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का mv²/2 होता है और पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r होता है। जब इसे m कैंसिल हो जाता है तो v इक्वल टू √G2G इधर आ जाएगा 2Gm/r हो जाता है। v नोट इक्वल टू √2GR होता है। और ये जो v नोट इक्वल टू होता है फार्मूला निकलता है, अब डायरेक्ट याद रखिएगा 8/3 πρGR होता है। फार्मूला याद कर लीजिएगा भाई। देखिए प्लान वेग कक्षीय वेग से 41% अधिक होता है, 41%। प्लान वेग जो है कक्षीय वेग से, जो वी नोट वेग होता है इससे क्या होता है 41% ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। चलिए प्लान वेग v इक्वल टू √ कक्षीय वेग।
ये होता है भी प्लान वेग जो होता है √2 इंटू कक्षीय वेग v नॉट। देखिए जो प्लान वेग का मतलब डिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है ना, वो कैसे होता है। देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तक किसी वस्तु को फेंक दिया जाए एक बार में, तो वो प्लायन वेग हो जाता है, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाता है, वो वस्तु लौट कर फिर नहीं आएगा। बट पर सेकेंड में, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए या फिर 7 माइल पर सेकेंड होना चाहिए। चलिए पृथ्वी की गति जो होता है घूर्णन गति अक्ष पर, ये कैसे होगा भाई। देखिए जब डे और नाइट होता है तो mr² इसका वैल्यू होता है। परिक्रमण गति कक्ष पर हो तो T/r⁻³ होता है, और ये T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ सब कंडीशन है भाई। चलिए उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, T=2π√rg होता है ना। एक और फार्मूला होता है T=2π/2π√r³ होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका केपलर्स थर्ड लॉ से मिलता है, टी टाइम पीरियड का होल स्क्वायर और फिर रेडियस का होल क्यूब, ये दोनों बराबर होता है, ये केपलर्स लॉ से मिलता है। चलिए भू स्थिर उपग्रह का होता है भाई, या तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। देखिए पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है ये ना, इसका घूर्णन काल पृथ्वी के समान होता है, या पृथ्वी से 36,320 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह और तुल्यकालिक उपग्रह आवर्तकाल का उपयोग संचार व्यवस्था एवं मौसम की जानकारी में लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ध्रुवीय उपग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह है ध्रुवीय उपग्रह, जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह है। इसका आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। इसका मतलब क्या है, मौसम विभाग के जानकारी में यही सब कोऑपरेट करते हैं। चलिए केपलर फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार में गति करते हैं ना। सूर्य किसी नाभि पर एक स्थित होता है और उसमें ग्रह पूरे गति करते रहते हैं, ये है फर्स्ट लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ क्या है, एरियल वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होता है। चलिए पृथ्वी से h ऊंचाई पर इसके चारों ओर और किसी वस्तु को घूमने के लिए चाल जो होता है इसमें √gm/r+h होता है, या फिर √r²g/r+h होना चाहिए कंडीशन, ठीक है भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, भिन्न भिन्न आकृति वाले पदार्थ का जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है और इसमें चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पदार्थ जड़त्व आघूर्ण घूर्णन भाग रेखीय भाग। देखिए अगर कोई पदार्थ है, पतली छड़ है, उसका लंबाई और द्रव्यमान दोनों दिया गया है, तो लंबाई के लिए अगर पूछे जड़त्व आघूर्ण तो ml²/12 होता है, ये अक्ष के मध्य बिंदु से होता है भाई। जब द्रव्यमान के लिए होता है तो ml³ छड़ के एक सिरे के लिए होता है। घूर्णन भाग ऐसे ही। चलिए हम बात करते हैं आयताकार जब पटल होता है तो उसमें m × a²+b²/12 होता है। खोखले बेलन के लिए m² अक्ष से होता है, लेकिन जब यही बात कर दी जाए घूर्णन भाग 1/2 होता है, इसका दिख रहा होगा, लेकिन रेखीय भाग जो होता है 1/2 होता है। ठोस बेलन देखिए mr²/2 अक्ष से होता है, किस में, जड़त्व आघूर्ण में, लेकिन यह घूर्णन भाग होता है 1/3 होता है, रेखीय भाग 1/3 होता है। देखिए रिंग मतलब वलय होता है, ये जो होता है जड़त्व आघूर्ण mr² केंद्र से होता है, लेकिन mr²/2 व्यास से होता है, सबको जानता है। चलिए और ये घूर्णन भाग जो है 1/2 होता है वलय रिंग के लिए, और रेखीय भाग इसका 1/2 होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, हमेशा नेवी एयरफोर्स आर्मी एनडीए में आता है क्वेश्चन।
देखिए ये जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं हम रिंग वलय के लिए, तो 3/2 mr² स्पर्श बिंदु से होता है। रिंग मतलब क्या हुआ, देखिए रिंग एकदम साइकिल का जो रिंग होता है इस लेवल का, ठोस बेलन ये सब समझ ही रहे हैं, खोखला ये सब समझ ही रहे हैं, चकती डिस्क जो होता है कैसेट ये सब बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है जड़त्वाघूर्ण, देखिए उसके लिए जो जड़त्वाघूर्ण होता है mr² केंद्र से होता है, लेकिन जब व्यास से होगा तो इस हर कोई जानता है कि 2r = d होता है, तो r = d/2 हो जाएगा। तो r की जगह पे रखना दीजिए d/2, r ही रखा है यहाँ, मतलब वही बात हुआ। चलिए तो mr² 4 हो जाएगा व्यास के लिए, और 1/3 जो 1/3 होता है घूर्णन भाग होता है, लेकिन रेखीय भाग में कुछ नहीं। चलिए हम बात करते हैं स्पर्श बिंदु के लिए, चकती में 5/4 mr² स्पर्श बिंदु के लिए होता है, इधर कुछ नहीं। चलिए खोखले गोला की हम बात कर लेते हैं भाई, हॉलो स्फीयर 2/3 mr² व्यास से होता है ना जड़त्वाघूर्ण, कोई दिक्कत नहीं। अब 2/5 जो है आपको हम जस्ट बताएं कि ये घूर्णन भाग होता है, 2/5 घूर्णन भाग होता है, लेकिन स्पर्शीय भाग जो होता है 3/5 होता है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, ये 5/3 mr² स्पर्श रेखा से होता है, ठीक है, घूर्णन भाग 2/5 ही होता है और 3/5 होता है स्पर्श भाग। देखिए ठोस गोला के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² व्यास से होता है, ये 7/5 mr स्पर्श रेखा से होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए जो घूर्णन भाग होता है 2/7 होता है स्पर्श भाग, और 5/7 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इस चार्ट को अच्छे से देख लें और इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिएगा, देखिए घूर्णन गति क्या क्या होता है, घूर्णन गति हो क्या सकता है, लट्टू की गति हो गया, चाक की और पृथ्वी की गति, साइकिल के पहिए की गति, पंखों की गति, ये सब क्या होता है, वही घूर्णन गति में आता है। देखिए फार्मूला होता है जड़त्वाघूर्ण का, जो फार्मूला होता है मास और रेडियस का स्क्वायर होता है जड़त्वाघूर्ण। एक और फार्मूला होता है रेडियस = √I/m हो जाता है। जड़त्वाघूर्ण एक कैसे राशि भाई, टेंसर है ना। देखिए इसका मान पॉजिटिव होता है, निर्भर कहाँ करता है, घूर्णन अक्ष पर, पिंड के द्रव्यमान में आकार पर, पिंड में उपस्थित अणुओं के वितरण पर। रेखीय गति में घूर्णन गति में समानताएं क्या क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए रेखीय गति, जस्ट हम पहले वहाँ देखे थे, बस वही आ गया। देखिए रेखीय गति और घूर्णन गति, गजब का माहौल है भाई, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जब मास होता है रेखीय गति में, तो हम उसको घूर्णन गति में उसको क्या बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण, जो कि इसमें m से दिखाते हैं, इसको I से दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग रेखीय गति में होता है, तो इसमें प्रारंभिक कोणीय वेग होता है, जो कि ω0 से दिखाते हैं घूर्णन गति में। यही बात कर दी जाए रेखीय गति में, अंतिम रेखीय वेग को v से दिखाते हैं, लेकिन अंतिम कोणीय वेग को ω से दिखाते हैं घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। जब रेखीय त्वरण को a से दिखाएंगे रेखीय गति में, तो कोणीय त्वरण यही होता है, लेकिन घूर्णन के काम करता है। चलिए रेखीय विस्थापन s होता है, तो इसमें थीटा हो जाता है, कोणीय विस्थापन हो जाता है। रेखीय बल F होता है, तो कोणीय बल इसमें टाउ हो जाता है, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं। रेखीय संवेग P जो होता है, इसमें कोणीय संवेग J या L से हम लोग दिखाते हैं। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेखीय गति और घूर्णन गति में ये संबंध को मतलब ये चेंजेस कैसे होते हैं इसको दिखाता है। चलिए हम बात करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब इंग्लिश में इसको टॉर्क बोलते हैं, टाउ से डिनोटेट करते हैं। वेक्टर R × वेक्टर F होता है, RF sin थीटा, तो फार्मूला होता है भाई। देखिए टाउ = ΔL/ΔTBF फार्मूला होता है, टाउ = I × R सब फार्मूला। बल आघूर्ण सदिश राशि है ना, देखिए जिसकी दिशा घूर्णन तल पर लंबवत होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होता है घूर्णन तल पर लंबवत होता है। इसका मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों होता है। चलिए आगे बात करते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को वेक्टर L से हम लोग दिखाते हैं ना। चलिए वेक्टर R
इंटू वेक्टर पी होता है आर पी साइन थीटा हो जाता है। वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आई वेक्टर ओमेगा होता है। चलिए कोणीय संवेग सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसका दिशा घूर्णन तल के लंबवत होता है। इसका मान पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो हो सकता है, तीनों होता है कोणीय संवेग का ना। आनत तल पर समान आकार के लुढ़क रहे पिंडों की ढालू तल पर पहले पहुंचने के कारण जड़ित त्रिज्या होती है। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 9 में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। किसी पिंड पर बल लगाने से उत्पन्न विस्थापन के मान को जितना कम होता है वह पिंड उतना ही प्रत्यास्थ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए रबड़ की तुलना में स्टील अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, हर कोई जान रहा है भाई। चलिए प्रतिबल एक टेंसर राशि है। अब देखिए प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, फोर्स बटा एरिया होता है। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब, फिर आयतन प्रतिबल, स्पर्शरेखीय या अपरूपक प्रतिबल। देखिए विकृति एक टेंसर राशि है, दोगला राशि है, खत्म राशि है। विकृति जो है बीमा में परिवर्तन बटा वास्तविक बीमा होता है। देखिए विकृति होता क्या है भाई, विकृति ये देखिए आपका अनुदैर्ध्य विकृति में जो होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है। आयतन विकृति का जो फार्मूला होता है डेल्टा भी अपॉन भी होता है। अपरूपक विकृति में जो होता है टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी होता है। ये जो होता है अनुदैर्ध्य विकृति ये ठोस में उत्पन्न होता है, लेकिन आयतन विकृति ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न होता है। अब ये ठोस में भी उत्पन्न होता है कौन, अपरूपक विकृति। चलिए हुक का नियम जो है प्रत्यास्थ सीमा में लागू होता है ना। इससे में क्या होता है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो होता है विकृति को होता है, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वाट स्ट्रेन का होता है। ई को प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ये आपका फार्मूला दे देता है इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। यंग गुणांक एक होता है जो वाई से डिनोट करते हैं, एफ अपॉन ए होगा मतलब फोर्स बाई एरिया होगा, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू ये देखिए आपका ये फार्मूला हो जाता है, बाई में से था ना, तो वाई इक्वल टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। मस्त फार्मूला निकल गया। चलिए बल गुणांक क्या होता है इसको बीटा से दिखाते हैं। बीटा से एफ अपॉन ए होता है फोर्स बाई एरिया, डेल्टा भी अपॉन भी, बीटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डेल्टा भी अपॉन भी, ये बल गुणांक है। दृढ़ता जो गुणांक होता है फोर्स बाई एरिया यही होता है, लेकिन इसको थीटा से दर्शाते हैं। तो थीटा से इसमें दर्शाए थे या एन से, दोनों बात है। अब देखिए इसमें एफ अपॉन ए मतलब फोर्स बाई एरिया इंटू डी अपॉन एक्स हो जाता है। सिंपल ये आपका फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं। सारे प्रत्यास्थता गुणांक जो है ई कम्मा बीटा ईटा का स्थायी मात्रक एवं बीमा प्रतिबल तथा दाब के बराबर ही होता है। क्योंकि देखिए सब में आपका प्रेशर बटा एरिया ही आ रहा था, अरे फोर्स बटा एरिया ही आ रहा था जो दाब का फार्मूला होता है। तो ये हर कोई जानता है कि फोर्स का जो होता है डायमेंशन फार्मूला न्यूटन होता है और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बात कर दूँ हम डायमेंशन फार्मूला की तो एम एल टी माइनस 2 होता है इसका फोर्स का, और हम बात करते हैं एरिया का तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा तो एम, और एल माइनस 1 हो जाएगा और टी माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसका एक और मात्रक जो होता है जिसको हम पास्कल बोलते हैं, जो एक मतलब 1 न्यूटन के बराबर जो होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। अभी आपका डायमेंशन फार्मूला निकल गया, भली भांति समझ चुके होंगे मेरे भाई। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रो। ताप बढ़ाने पर जो है प्रत्यास्थता गुणांक के मान में कमी आ जाती है ना। प्रत्यास्थता गुणांक के मान में कमी आती है। किसी पिंड के लिए प्रत्यास्थ गुणांक का मान पिंड में प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। देखिए किसी प्रत्यास्थ राशि में खींचने में किया गया कार्य क्या होता है, F इक्वल टू 1/2 इंटू एफ डी इंटू डेल्टा एल, W इक्वल टू 1/2 इंटू ए अपॉन एल डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाता है। ये रस्सी में खींचने वाला वर्क डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते। प्रत्यास्थ रस्सी को खींचने में एकांक आयतन में किया गया कार्य होता है।
देखिए डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू 1/2 इंटू एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल होता है। डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, ये दो आप फार्मूला याद रखिएगा मेरे। चल भाई अब बता रहे हैं हम, किसी स्प्रिंग में एम द्रव्यमान का भार लटकाने पर उसमें किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 1/2 mgl होता है। चलिए पैसन के अनुसार क्या होता है कि किसी प्रत्यास्थ रस्सी को खींचने पर इसके लंबाई तथा मोटाई एक समय परिवर्तन हो जाते हैं। लंबाई भी और मोटाई में एक साथ परिवर्तन हो जाता है, इसी को पैसन गुणांक कहते हैं। पैसन निष्पत्ति जो होता है डेल्टा एल अपॉन डी होता है इंटू एल बाई डेल्टा एल होता है, इससे निकलता है, एक कंडीशन है। चलिए पैसन निरूपित को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। सैद्धांतिक इसका जो मान होता है -1 से आधा होता है, -1 से 0.4 होता है, 0.5 होता है, इसका वैल्यू होता है पैसन निरूपित के। व्यवहारिक मान जो होता है 0 से 1/2 तक होता है, याद रखिएगा। सैद्धांतिक वाला -1 से 1/2 होता है, लेकिन जब बात कर दी जाए व्यवहारिक मान का तो 0 से 1/2 होता है। देखिए बल गुणांक के व्युत्क्रम को संपेड्यता कहते हैं। ये जो बल गुणांक था इसके उल्टा कर दिए, संपेड्यता हो गया कंप्रेसिबिलिटी। चलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, जो फोर्स का होगा उल्टा कर देंगे। चलिए बल गुणांक के सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, बल गुणांक कहाँ होता है ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में होता है। चलिए संपीड्यता सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, ओकर पीछे द्रव में होता है, तब ठोस में पाया जाता है। देखिए अपरूपण विकृति का एक फार्मूला होता है आर थीटा अपॉन एल होता है। चलिए तापीय प्रतिबल एफ अपॉन ए होता है, जो कि इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी अपॉन ए फार्मूला हो गया। तो इस तरीक़ा से आप भलीभांति सारा चीज़ समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई, चैप्टर 10 में आ गए हैं, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव जो है दाब का वह गुण है जो अपनी मुक्त सतह की आकृति को कम करने के लिए प्रत्यास्थ झिल्ली के रूप में कार्य करती है। यह एक अदिश राशि है, कौन, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। चलिए पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन एरिया होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला टी से इसको डिनोट करते हैं टेंशन, टी मतलब टेंशन, ओहो टेंशन, टी अपॉन फोर्स अपॉन लेंथ हो जाता है, ठीक है। चलिए इसकी हम बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो फोर्स के हम पहले बता दिए हैं ml t-2 होता है। अब इसकी बात करते हैं तो L हो जाएगा, L से L भीतर गया, यहाँ आएगा M हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पृष्ठ तनाव का आपका डायमेंशन फार्मूला। चलिए भाई आगे बात करते हैं मेरे सोल्जर। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है द्रव जो होता है, कुछ बूंदे उनके क्या होता है, वर्षा के बूंदे, साबुन का सब बुलबुला इसमें गोलाकार होता है। देखिए द्रवयुक्त टूथब्रश हो गया, पेंट ब्रश हो गया, शरीर पर के बाल हो गए, आपके हाथ में जो चिपक जाते हैं, सब द्रवयुक्त, सब ये पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है। शीशे के देख लीजिए, शीशे में क्या होता है भाई, शीशे के दर का निर्माण करना, स्थिर बल के ऊपर सुई का तैरना, केशिकात्व की घटना, सब पृष्ठ कारण के ही कारण होता है। चलिए तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, घटता है। पृष्ठ तनाव का मान घटता है, जब जैसे आप तापमान किसी चीज़ का बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, जिस कारण गर्म सब्जी, गर्म रोटी, गर्म खाद्य पदार्थ इनके द्वारा अवस्थाओं के अपेक्षा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। समझ में आ गया। चलिए अशुद्धि मिलने से यदि अशुद्धि घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है। अगर जिसमें अशुद्धि मिला हुआ है तो उसका पृष्ठ तनाव मान बढ़ जाता है, और अशुद्धि घुलनशील हो तो देखिए अशुद्धि मिलने से क्या होता है कि अशुद्धि जब अगर घुलनशील हो, अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है कि जब अशुद्धि घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो बढ़ने लगता है। जब वही अशुद्धि क्या हो भाई, अघुलनशील हो, तो उससे पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इससे बढ़ जाता है।
चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया। साबुन को ही हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। जल में जब अघुलनशील है, सब घुलन क्या होता है, अघुलनशील होता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पाउडर हो गया, ये सब घुलते थोड़े ना उतना। तो इसे हम क्या करते हैं, पानी में मिलाने पर कपड़े अत्यधिक साफ होते हैं, या नदी नाले या तथा कुएं के साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे। बूंदों का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसमें होता है क्या क्या बनता है, कैसे कैसे सारा चीज़ देखते हैं। चलिए छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनना, इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया में कमी हो जाता है, इसलिए इसे होता है। सेकंड में क्या होता है, देखिए जो स्मॉल होता है उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और बिग का कम होता है। देखिए WS जो होता है वर्क डन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, कमी ऊर्जा मुक्त होती है एरिया से। नेक्स्ट बात करूँ, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनना। अगर बड़ा बूंद है तो छोटा बूंद जो बन रहा है तो उसमें कंडीशन क्या हो रहा है, सरफेस एरिया वृद्धि हो जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनना, सरफेस एरिया में वृद्धि हो जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें स्मॉल ड्रॉप्स जो होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है और बिग वाला का कम होता है। वर्क डन इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, ऊर्जा ग्रहण और शोषण करता है, यही चीज़ था। चलिए आगे हम देखते हैं। n छोटी बूंदों मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगी, ये आपका ये होगा 1/n⁴ इंटू छोटी बूंद का त्रिज्या। यानी ये फार्मूला हो गया कि जो रेडियस है बड़ा ड्रॉप का इक्वल टू n⁴ इंटू स्मॉल जो रेडियस होगा स्मॉल का उसके बराबर। ये ड्रॉप की बात हो रहा था, बूंदों की ड्रॉप। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं। देखिए जो वर्कडन होगा स्मॉल वाला का, स्मॉल ड्रॉप का अपॉन में वर्कडन ऑफ बिग वाला का n⁴ होगा। ये छोटी तथा बड़ी बूंद का पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात ये होता है, ये दिया है। छोटी बूंद और बड़ी बूंद का अनुपात n⁴/3/1। चलिए पृष्ठीय ऊर्जा का अंतर ये देखिए, ये होता है डेल्टा W = 4πr² T इंटू n⁻⁻³ होता है। चलिए वर्क डन एक और फार्मूला होता है 4πr² T इंटू में n⁻⁻²/3, ये फार्मूला होता है। देखिए जब अधिकतम दाब लगता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा P मतलब प्रेशर मतलब दाब, n2RT/R होता है। जितने टाइम्स लगेंगे दाब वो होगा n। मुक्त सतह की संख्या होता है n मतलब। चलिए आगे देखते हैं भाई। साबुन बुलबुला वायु में हो तो मुक्त सतह की संख्या 2 एवं पानी में हो तो मुक्त सतह की संख्या n होता है। साबुन में 2 और पानी में 1 रखिएगा। जब भी आप अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए दे तो साबुन में यहाँ 2 रखिएगा n की जगह, ठीक है। मान लेते हैं जैसे साबुन में हो गया, उसमें प्रेशर क्या हो गया, तो 2 × 2T/R, तो क्या हो जाएगा 4T/R हो जाएगा। जब भी पूछेगा न्यूमेरिकल में तो साबुन में अगर देगा प्रेशर तो ये 40/R रखिएगा। जब यही देगा पानी में तो पानी में हमने जस्ट बताया कि डेल्टा P = n2T/R होता है, तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे, 2T/R = 2T/R, ये आपका हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखिए ससंजक बल। ससंजक बल में होता है कि समान अणु के बीच लगने वाला बल को ही हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जब वही असमान अणुओं के बीच लगने लगेगा तो हम उसको असंजक बल कहते हैं। चलिए आगे। आणविक परास 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल का दूरी जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए चंद्र तल,
चंद्रतल जब उत्तल हो, चंद्रतल जब उत्तल वाला होता है और अवतल में समतल में सारा कंडीशन दिया गया है। ये देखिए चंद्रतल, ये उत्तल का सरफेस होता है, ये अवतल का होता है, ये समतल का होता है। ठीक है, चलिए चंद्रतल जब उत्तल हो तब और सारा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए चंद्रतल जब उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो तो क्या, बल प्रकृति जब उत्तल में होता है तो संसंजक बल ज़्यादा होता है संसंजक बल से, अवतल में संसंजक बल संसंजक बल कम होता है असंजक बल से, और समतल में जो होता है भाई वो संसंजक बल इक्वल टू असंजक बल के बराबर होता है। इसका बल प्रकृति स्पर्श कोण में देखते हैं, जब थीटा जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है तो इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और न्यून कोण होता है 90 से कम होता है तब, तो 90 के बराबर तो समकोण हो गया। एच का मान द्रव की गति उत्तल में हो तो निगेटिव नीचे की ओर होगा, अवतल में पॉजिटिव ऊपर की ओर, और जीरो होगा तो स्थिर हो जाएगा। पत्र स्थिति, गीला नहीं करेगा, गीला करेगा, जब अवतल में हो तो गीला करेगा, और समतल में अप्रभावित। इस तरीक़ा से हो गया। चलिए हम बात करते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, द्रव के मुक्त मतलब फ्री, यार बोलिए ना फ्री, द्रव के मुक्त सतह के पात्र के साथ स्पर्श बिंदु से खींचा गया स्पर्श कोण, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से एंगल है ना, यहाँ से खींचा गया है। उत्तल में क्या होता है 90 से अधिक होता है, समतल में 90 के बराबर होता है, अवतल में 90 से कम होता है। ठीक है, यही होता है। देखिए पारा की मुक्त सतह की आकृति उत्तल होती है, पारा की जो होता है मुक्त सतह उत्तल होती है। केशिकत्व के में द्रव का ऊपर चढ़ना, ये सब इसी में होता है। देखिए एक फार्मूला होता है केशिकत्व का, H = 2t cos थीटा अपॉन ρRg होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए जूरिन का नियम क्या होता है, जूरिन का नियम होता है जो H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। ठीक है, H1/H2 = जब यहाँ R1 रखेंगे अपन में R2 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, H1/H2 = R2/R1। केस नली को मोड़ने पर ऊंचाई, द्रव की सतह पे मोड़ने पर H' = H/sin थीटा होता है। अब यही जब ऊर्ध्व से मोड़ने पर जो होता है H' = H/cos अल्फा होता है। चलिए दो असमान आकार के बुलबुले एक ही नल के द्वारा जुड़े हुए हो तो उसमें क्या होगा, नली में क्या होगा कि दाब आरोपित करने वाला जो बड़ा बुलबुला होगा बड़ा हो जाएगा वो, छोटा बुलबुला जो और बड़ा और छोटा हो जाएगा, छोटा बुलबुला क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। यदि किसी जल में भाई एक छड़ डुबा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव का मान आधा हो जाता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए बकेट है आपका, इसमें वाटर है, बहुत सारा वाटर है, वाटर। तो इसमें क्या करा है, आप कभी देखे होंगे कि इसमें जब छड़ डुबाते हैं, छड़ मान लेते हैं आपका छड़ है, ये छड़ है, जब छड़ आप डुबाइएगा तो इसका जो है पृष्ठ तनाव के कारण मान जो है इनका आधा दिखाई देता है, ये तो समझ गए होंगे। जो T = F/L होता है तो आधा हो जाना मतलब 1/2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, पानी की बूंद को तल की बूंद से मिलाया जाए तो उसमें क्या होगा जी। नहीं, पानी की बूंद को जब तल की बूंद से मिलाया जाए तो पानी की बूंद तल पर तैरता रहता है, एकदम पूरा तैरता रहता है। कारण है कि पानी को लगने वाला वायु संसंजक बल तेल से ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है, समझ में आ गया। ये पानी में तेल की बूंदें मिलाने पर यह पानी में फैल जाता है, कारण है सरफेस टेंशन, फैलता है ना जी। आप मान लीजिए वाटर है, बकेट है, अब इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रख दीजिए, इसमें पोर कीजिए ऑयल, तो ये ऑयल जो है तैरता है,
क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन के कारण है भाई जी। चलिए, शुद्ध जल व कांच के बीच जो होता है स्पर्श कोण 0 डिग्री का होता है। साधारण जल व कांच के लिए 8 डिग्री का होता है। शुद्ध जल व चांदी के लिए 90 डिग्री का होता है। पारा व कांच के लिए 135 या 140 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? स्पर्श कोण क्या होता है? स्पर्श कोण। चलिए, पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति में द्रव की प्राकृतिक घनत्व एवं विद्युतीकरण पर निर्भर करता है ना। पृष्ठीय ऊर्जा जो होता है एक फार्मूला होता है, नहीं, पृष्ठीय ऊर्जा के जो फार्मूला होता है ये 2 इंटू पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल होता है। ये